हेलो डियर स्टूडेंट। अपना स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस, अंडजनन। तो सबसे पहले देखो कि अंडजनन जो है, ओजेनेसिस वो होता क्या है। ओजेनेसिस का मतलब होता है कि जो अपना ओवेरी होता है, अंडाशय 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 से अंडाणु का निर्माण, वो कहलाता है अपना अंडजनन। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण वो कहलाता है अंडजनन। यानी कि एक जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती है उससे एक अंडाणु का निर्माण वो कहलाती हैं अंडजनन। जैसे कि यहाँ पर एक प्रीमोडियल जर्म सेल से लेकर एक ओवम, जो एक ओवम बन रहा है, वहाँ तक की पूरी प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस वो कहलाती है अंडजनन। मादा युग्मक जो होते हैं अंडाणु, जो मादा युग्मक अंडाणु होते हैं वो अचल होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। यानी कि कहीं भी क्या नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और वे प्राणी जिनमें अंडों का परिवर्तन शरीर के बाहर होता है, ऐसे प्राणी, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिसके अंदर अंडों का परिवर्तन शरीर के बाहर होता है। उनके अंडे सामान्यतः आकार में बड़े होते हैं, जैसे कि पीसीज, उभयचर, सरीसर्प और एवीज। इनके अंडे जो होते हैं वो सामान्यतः आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि इनका जो परिवर्तन होता है वो शरीर के मतलब कि बाहर होता है। तो हम बात करते हैं अब अंडजनन की। अंडजनन जो है उसको तीन वही चरण, वही तीन प्रोसेस, वही तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 पर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन प्रावस्था, नंबर 1 पर वही गुणन प्रावस्था, नंबर 2 पर वृद्धि प्रावस्था और नंबर 3 पर मैचुरेशन यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 गुणन प्रावस्था की। नंबर 1 गुणन प्रावस्था की बात करते हैं। सबसे पहले देखो इस प्रावस्था में होता क्या है कि जो अंडाशय होते हैं, मतलब अंडाशय की कोई भी एक की सेल, यानी कि कोई भी एक जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रीमोडियल जर्म सेल कहलाती हैं। और ये प्रीमोडियल जो जर्म सेल होती हैं इसमें सबसे पहले होते हैं लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। ये समसूत्री विभाजन हो गया, ये समसूत्री विभाजन हो गया, मतलब कि लगातार समसूत्री विभाजन होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो प्रीमोडियल जर्म सेल होते हैं ये क्या करते हैं, लगातार इसमें समसूत्री विभाजन होने से अपनी संख्या में मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। और इन प्रीमोडियल जर्म सेल से जो भी सेल बनती हैं उसको हम बोलते हैं उगोनिया। क्या बोलते हैं? उगोनिया। और ये उगोनिया कैसा होता है? 2n होता है। उगोनिया कैसा होता है? 2n होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात कर लेते हैं वृद्धि प्रावस्था की बात कर लेते हैं नंबर 2 पर सेकंड। तो गुणन प्रावस्था में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा उगोनिया बन गए, जिनका जो है वो किससे बने? प्रीमोडियल जर्म सेल से लगातार समसूत्री विभाजन होने से। नंबर 2 पर आती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि जो प्रावस्था होती है उसमें होता क्या है कि गुणन प्रावस्था में बनी उगोनिया, यहाँ तक गुणन प्रावस्था थी और इसमें बनी जो उगोनिया है उसमें क्या होता है, उसमें ये जो उगोनिया है, उगोनिया किस में प्रवेश करती हैं? वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है, ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है। और अंडजनन की जो वृद्धि प्रावस्था होती है ये वाली, ये शुक्रजनन से काफ़ी जटिल होती है। वृद्धि प्रावस्था शुक्रजनन से क्या होती है? जटिल होती है, कॉम्प्लिकेट होती है। शुक्रजनन से जटिल होती है और लंबी होती है। ठीक है। क्योंकि इस प्रावस्था में भ्रूण के लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, ये वाली जो फेज होती है वृद्धि प्रावस्था, इसमें भ्रूण के लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं
उनका क्या होता है, संश्लेषण किया जाता है और आवश्यक पोषक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं पीतक। पीतक पीतक का क्या होता है यहाँ पर, संश्लेषण। पीतक का संश्लेषण होता है इस वृद्धि प्रावस्था में। इसलिए ये वाली जो ये वृद्धि प्रावस्था होती है, ये शुक्र जनन की तुलना में काफ़ी लंबी होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लिकेट होती है। और वृद्धि प्रावस्था जो होती है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग दिन की होती है। सभी का मतलब कि टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे कि एक है राणा पाइपेंस। इसमें वृद्धि प्रावस्था 3 वर्ष की होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। यदि मैं बात करूं मानव की, मानव में ओनली 14 दिन की होती हैं, 14 दिन की होती हैं। चूहा की यदि मैं बात करूं, चूहा उसमें 16 दिन की होती हैं। और यदि हम बात करें मुर्गी की, मुर्गी में भी 6 से 14 दिन होती है, 6 से 14 दिन तक की होती है। ठीक है, तो सभी में अलग अलग होती हैं। वृद्धि प्रावस्था की बात करें तो वृद्धि प्रावस्था को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, पीतक पूर्व वृद्धि प्रावस्था, पीतक पूर्व वृद्धि प्रावस्था। सेकंड आता है पीतक वृद्धि प्रावस्था, पीतक वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, तो अब हम नंबर 1 पर बात कर लेते हैं पीतक पूर्व वृद्धि प्रावस्था की। क्या होता है, देखो इस अवस्था में शब्द आ रहा है पीतक पूर्व, यानी कि पीतक का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इस प्रावस्था में पीतक का निर्माण नहीं होता, क्योंकि शब्द से स्पष्ट हो रहा है पीतक पूर्व, पीतक से पहले वाली। और इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन जो फास्ट है वो शुरू हो जाता है। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस ग्रोथ फेज की बात चल रही है। और इस प्रावस्था में वृद्धि जो प्रावस्था है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन वो क्या नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन की क्या हो जाती है, शुरुआत, वो क्या नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। ये सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट के बाद अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्या हो जाता है, अरेस्ट, मतलब कि रुक जाता है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद पूरा का पूरा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट नहीं होता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पर आने के बाद अर्धसूत्री विभाजन वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, और इस जो अवस्था है पीतक पूर्व वृद्धि प्रावस्था, इसको 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1, इसके 2 भाग हैं। नंबर 1 पर आता है केंद्रक पदार्थ में वृद्धि। नंबर 1 पर आता है केंद्रक पदार्थ में वृद्धि, केंद्रक पदार्थ में वृद्धि। इसमें क्या होता है, देखो कि जब ये है उगोनिया। उगोनिया का केंद्रक जो है, इसका जो केंद्रक है, ये सारे के सारे क्या है, उगोनिया। इस उगोनिया का जो केंद्रक है, केंद्रक में क्या उपस्थित होता है, केंद्रीय अम्ल जो होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस जो है या कुछ भी केंद्रीय पदार्थ होता है उसकी मात्रा में, ये जो उगोनिया है ना, इसकी मात्रा में तेज़ी से क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और वृद्धि होने के कारण इसमें डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। डीएनए की मात्रा में वृद्धि होने से जो है क्रोमोसोम्स वो आकार में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और आकार में जब उन्हें बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं महागुणसूत्र, महागुणसूत्र जो हम पढ़ के आए हैं। और यहाँ पर जो महागुणसूत्र बनते हैं ये भी पढ़ गए हैं हम, वो कौन से होते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, ये भी पढ़ गए हैं, लैंप ब्रश
क्रोमोसोम्स। इस कारण इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और लैंप ब्रश क्रोमोसोम का डीएनए जो है, लैंप ब्रश जो क्रोमोसोम्स है उसका जो डीएनए होता है, ये हो गया लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, इसका जो डीएनए होता है वो कि तुरंत बहुत ही फास्ट किसका निर्माण करता है, डीएनए का। और ये डीएनए किसका निर्माण करते हैं, एमआरएनए का। और इस एमआरएनए में से अधिकांश जो एमआरएनए होता है वो क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। अधिकांश एमआरएनए क्या बना लेता है, प्रोटीन। लेकिन कुछ एमआरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं, और इन एमआरएनए को प्रोटीन से लपेटकर, ये जो एमआरएनए बच गए इनको प्रोटीन से लपेटकर भविष्य के लिए इन्हें मतलब कि सुरक्षित रखा जाता है। और ये जो प्रोटीन से लिपटे हुए एमआरएनए होते हैं इनको बोला जाता है इनफॉर्मोसोम्स। इनफॉर्मोसोम्स। और इनफॉर्मोसोम्स जो है इसका काम कब आता है, मतलब इसका यूज कब आता है, इसका यूज तब आता है जब विदलन जो है, विदलन की क्रिया होती है उस समय, विदलन के समय काम आता है विदलन। और विदलन अपने को पता है क्या होता है, विदलन युग्मनज में होने वाले प्राथमिक समसूत्री विभाजन क्या कहलाते हैं, विदलन। तो उस समय इस इन्फॉर्मोसोम्स जो है उसका काम आता है, क्योंकि उस समय जो डीएनए होता है, डीएनए अपने द्विगुणन में व्यस्त रहता है, द्विगुणन में। लेकिन प्रोटीन की जब आवश्यकता होती है तो इस इन्फॉर्मोसोम्स को काम में लिया जाता है। तो पहला पॉइंट अपना था केंद्रक पदार्थ में वृद्धि, वो हो गई। उसके बाद सेकंड जो है, पीतक पूर्व में ही चल रहा है, पीतक पूर्व में ही। सेकंड है अपना कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि, कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि, कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि। इसमें क्या होता है, जब केंद्रक द्रव क्या होता है, अपना अधिकतम आकार ग्रहण कर लेता है, उसके पश्चात कोशिका जो द्रव है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का जो कोशिका द्रव है, पक्षियों का कोशिका द्रव, पक्षियों का कोशिका जो द्रव होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक समूह, एक मतलब गोलाकार समूह का निर्माण कर लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर एक गोलाकार समूह बनाते हैं जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बादल। इन्हें बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका द्रव में राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स वो भी अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, क्योंकि कोशिका द्रव में प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम्स की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राइबोसोम्स भी अपने आकार में, अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। उसके बाद सेकंड आता है पीतक वृद्धि प्रावस्था, पीतक वृद्धि प्रावस्था। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले नंबर 1 पर हमने पढ़ा पीतक पूर्ववर्ती प्रावस्था। इसमें हमने 2 पढ़ा, कौन कौन सा, एक तो केंद्रक पदार्थ में वृद्धि यानी कि आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है उसके आकार में वृद्धि होती है। उसके बाद हमने पढ़ा नंबर 2 पर कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि, यानी कि यहाँ पर जो कोशिका द्रव है वो भी क्या करता है, वृद्धि करता है। अब नंबर 2 पर आता है पीतक वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो पीतक होता है, पीतक, उसका संश्लेषण किया जाता है, पीतक का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। और ये जो पीतक जो है वो क्या होता है, पीतक के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो विटामिन्स जो होते हैं, इसके अलावा कुछ लिपिड्स भी होते हैं,
इनका सम्मिलित रूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और लिपिड्स, इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? पीतक कहलाता है, पीतक। देखो सबसे पहले एक ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो पीतक होते हैं, पीतक का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। पीतक का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और इन्हें रक्त के द्वारा, जो यकृत में पीतक बना है, इसको रक्त के द्वारा पोषक कोशिका में पहुँचाया जाता है। पोषक कोशिका में पहुँचाया जाता है, किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। फिर उसके पश्चात पोषक कोशिका से इन्हें पहुँचाया जाता है उगोनिया में, और वो पहुँचाया जाता है पिनोसाइटोसिस के द्वारा। पिनोसाइटोसिस के द्वारा पहुँचाया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पीतक का निर्माण किस में होगा? यकृत में। यकृत से रक्त के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाएगा? पोषक कोशिका में। पोषक कोशिका से पिनोसाइटोसिस के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? उगोनिया में पहुँचाया जाता है। और उगोनिया में जाकर ये क्या होता है? एक छोटे छोटे मतलब कि कणिकीय पदार्थों के रूप में जमा होने लग जाता है। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात ये क्या होता है? परिधि की तरफ क्या हो जाता है? विन्यासित। सबसे पहले बीच में यानी कि केंद्रीय पदार्थों में व्यवस्थित होगा, और उसके पश्चात ये क्या होगा कि इसके परिधि की तरफ क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। इस तरीके से केंद्रीय पदार्थ में कोशिका द्रव में वृद्धि होती है और पीतक का संश्लेषण होता है। तो इस तरीके से जो उगोनिया है, उगोनिया में पीतक बनेगा, केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि होगी, और कोशिका द्रव जो है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। कोशिका द्रव में भी क्या होगी? वृद्धि। तो इस प्रकार जो उगोनिया है वो अब क्या करता है? अपने साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कर लेता है। अपना जो साइज होता है वो कई गुना बढ़ा लेता है, और जो साइज बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ा लेता है तो एक मतलब कि बहुत बड़ी कोशिका बनती है, जिसे बोला जाता है प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोला जाता है उसे? प्राइमरी ऊसाइट बोला जाता है। और ये अपने साइज में कई गुना क्या कर लेती हैं? वृद्धि। इस प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट शुरू हुआ था। प्रोफेज फर्स्ट में आके क्या हो गया? अरेस्ट हो गया, यानी कि आगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं बनी है अभी इसमें। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर आता है परिपक्वन प्रावस्था। नंबर 3 पर कौन आता है? परिपक्वन प्रावस्था। ये है परिपक्वन प्रावस्था। प्राइमरी ऊसाइट बन गया। प्राइमरी ऊसाइट किस में जाएगा? परिपक्वन प्रावस्था में। यानी कि यहाँ पर अब क्या होगा? प्राइमरी जो ऊसाइट है उसमें